हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, हमने शुरू किया हुआ है डीएनए के फीचर्स को स्टडी करना और पिछले 3 वीडियोस में हमने डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल को कैसे सर्च किया, वहां तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में इसकी जर्नी को डिस्कस किया है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं कुछ और भी फीचर्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस नहीं किया, और इसके साथ ही पिछले वीडियो के कुछ जो फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, जो विशेषताएं हमने डीएनए की डिस्कस की थी, उसी को एक बार और रिवाइज भी करेंगे और थोड़ा डिटेल में इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला फीचर है डीएनए का, डीएनए की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता ये है कि ये बना हुआ है स्ट्रैंड्स से। आपको पता है कि डीएनए में 2 रज्जुक होते हैं, ये है उसका पहला रज्जुक, ये है उसका दूसरा रज्जुक। तो ये जो दोनों ही रज्जुक होंगे ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होंगे। पहले रज्जुक पर कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उसी तरह से ये जो दूसरा रज्जुक है इस पर भी कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, राइट। अब यहां पर ही मैं आपको बता दूं इनके बॉन्ड्स के बारे में। तो ये जो एक स्ट्रैंड है, इस एक स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, राइट। वहीं अपोजिट स्ट्रैंड्स के बीच जो न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स तभी बनते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच जब वो लगभग 180 डिग्री पर आमने सामने हो। तो यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने होते हैं, तभी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम शेयर होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको, जैसे मैंने बताया था कि सीढ़ी के रंग्स होते हैं, है ना, सीढ़ी के पायदान होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड सारे देखने को मिलेंगे। और ये है सभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए 2 रज्जुक। तो इसलिए 2 रज्जुक होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो दोनों ही कहलाते हैं पॉली। यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगा दोस्तों। यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, राइट। तो इट इज नॉट पॉलीपेप्टाइड, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, राइट। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स एंड बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें मैंने साथ ही साथ आपको यह भी बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट का, एक मॉलिक्यूल होता है शुगर का जिसका नाम है पेंटोज। और पेंटोज हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन के 5 एटम होते हैं, 5 फॉर पेंटा, इसलिए पेंटोज, राइट। मगर इसका नाम होता है राइबोज शुगर। तो यहाँ पर राइबोज शुगर होता है जिसे हम पेंटोज भी कह सकते हैं। पेंटोज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पेंटा यानी कि 5 कार्बन होते हैं, राइट। इसी के साथ साथ तीसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस, जिसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं क्योंकि वो अल्कलाइन नेचर का होता है, राइट। यहां पर अगर देखें तो दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। हेलिक्स का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अराउंड घूमता है सर्कुलर मोशन में, हेलिकल स्ट्रक्चर में, राइट। इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा वाला भी घूमेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है बट उसे हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से शो करते हैं, राइट। तो 2 स्ट्रैंड्स हैं इसलिए डबल हेलिक्स बनता है। एक स्ट्रैंड होता तो सिंगल हेलिक्स बनता, उसे हम हेलिकॉइड स्ट्रक्चर कहते या फिर स्पाइरल स्ट्रक्चर कहते। इसके बाद जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें पाई जाती है पोलैरिटी। इसका मतलब है कि जो एक स्ट्रैंड होगा उसके 2 पोल्स होंगे, 2 सिरे होंगे, राइट, 2 टिप्स होंगे। जो ऊपर का सिरा होगा उसे हम 5 प्राइम या 3 प्राइम में से कोई एक नाम देंगे, और वो किस बेसिस पे देंगे ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझ लिया है। अगर ये वाला सिरा 5 प्राइम है तो इस स्ट्रैंड का निचला सिरा होगा 3 प्राइम, राइट। तो ये हो गई इसकी पोलैरिटी। उसी तरह से जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसमें भी पोलैरिटी होगी, बट आपको अगले ही पॉइंट में दिखेगा कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल, यानी कि वो पैरेलल तो होंगे मगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में। एक डीएनए स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम ऊपर है 3 प्राइम नीचे है तो दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का 3 प्राइम ऊपर हो जाएगा, 5 प्राइम के सामने आ जाएगा 3 प्राइम, और इसका जो 5 प्राइम है वो बिल्कुल यहां पर नीचे की तरफ आ जाएगा।
ठीक, तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि यहां पर शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, यानी कि इस रज्जुक को अगर आप देखेंगे तो ये रज्जुक किससे बना हुआ है, ये रज्जुक यानी कि ये स्ट्रैंड बना हुआ है शुगर से और इसके साथ ही फॉस्फेट, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलकर ये स्ट्रैंड बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट दो चीजें प्रेजेंट हैं और इसी के साथ एक यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो ए हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो सी हो, इस तरह से यहाँ बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैकबोन बनी हुई होती है शुगर और फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल्स की और इसके अंदर की तरफ होते हैं नाइट्रोजनस बेस। उसी तरह से जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसमें भी वही होगा, शुगर और फॉस्फेट का यहाँ पर ये बैकबोन प्रेजेंट है और अंदर की तरफ इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेसिस। तो ए के सामने यहाँ पर टी होना चाहिए, जी के सामने सी होना चाहिए, टी के सामने ए होना चाहिए और सी के सामने जी होना चाहिए। राइट, आई होप ये सारी चीजें आपको पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिए, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा ATGC वगैरह सब क्या होता है। ठीक है, यहां पर ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनकी भी एक स्पेशलिटी होती है। क्या कि ए और टी, एडेनिन और थाइमिन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, वहीं गुआनिन और साइटोसिन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। राइट, ये भी इसका एक फीचर है। इसके बाद अगली चीज है कि ये जो स्ट्रैंड्स है या पूरा का पूरा जो डीएनए है इसके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। राइट, इस पे माइनस चार्ज पाया जाता है और वो किसकी वजह से, वो पाया जाता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल की वजह से। मैंने आपको बताया था ये फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड है, यानी इसका फॉर्मूला है H3PO4 और ऊपर है एक माइनस। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ये माइनस हम क्यों लगाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसीलिए पूरा का पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये जो हेलिक्स फॉर्म हो रहा है ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं और बनाते हैं राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि स्टैकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स provides the stability to DNA molecule, यानी कि यहां पर आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड रखा हुआ है, स्टैक किया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल हो जाता है ना, पूरा डीएनए ये बहुत ही स्टेबल हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हिलता नहीं है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो यहां पर न्यू है। यहां पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है एक स्ट्रैंड का और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव या नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड और उसके जस्ट बाद वाले न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये होता है 0.34 नैनोमीटर का। nm एक यूनिट है, nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स जो एक ही स्ट्रैंड पे प्रेजेंट हो उनके बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 nm का, नैनोमीटर का। राइट, अब ये जो एक हेलिक्स होता है, यानी कि एक जो यहां पे आप ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला एक टर्न इसे हम कहते हैं। 1 टर्न इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि अगर हम यहां पर इसे समझने की बात करें तो मान लीजिए यहां पे है पहला न्यूक्लियोटाइड, तो जैसे ही ये दोनों डीएनए एक टर्न पूरा कंप्लीट करेंगे, 360 डिग्री घूम लेंगे एक दूसरे के अराउंड, यहां से लेकर यहां इस पॉइंट तक, इस डिस्टेंस पे टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर हो जाएगा 9 और यहां कहीं मान लीजिए 10। राइट, उसी तरह से सामने वाले डीएनए स्ट्रैंड पर भी वही होगा, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 न्यूक्लियोटाइड सामने वाले पर भी, 10 न्यूक्लियोटाइड इस पर भी, दोनों स्ट्रैंड्स पर प्रेजेंट होंगे और यहां पर बन जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में, राइट। अगर ए और टी सामने सामने आ गए तो 2, और अगर जी और सी सामने सामने आ गए तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक टर्न में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कितने डिग्री का होता है? ये होता है 360 डिग्रीज का, यानी कि जितने का एक सर्कल होता है, ठीक। अब यहां पर हम ये जान चुके हैं कि एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस ये होता है, तो एक टर्न की लेंथ क्या होगी? लेंथ यानी कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड है और जो 10वां न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो इसे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है 0.34 नैनोमीटर, तो पहले और 10वें न्यूक्लियोटाइड के बीच में हमें अगर पता करना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा 3.4 नैनोमीटर। तो 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर्स लॉन्ग, यानी कि पहले और 10वें न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 3.4 नैनोमीटर्स का दोस्तों, ठीक है। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, एक बार जरा क्विकली इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पे तो हमने नैनोमीटर्स में लिख दिया है इसको, लेकिन कभी कभी आपको एक और यूनिट देखने को मिल जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है एंगस्ट्रॉम, राइट। एंगस्ट्रॉम, एम का मतलब है नैनो मीटर्स, और एंगस्ट्रॉम को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ए और ए के ऊपर एक जीरो लगाकर, इस तरह से। ये है एंगस्ट्रॉम, ये है नैनोमीटर, ठीक है। अब यहां पे 3.4 नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर के बीच कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को। हो सकता है किसी एग्जाम में ये इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो यहां तक आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, वो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स इज अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर्स, यानी कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इनके बीच में लगातार, मैंने आपको बताया, ये पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से इनमें शुरू से लेकर लास्ट तक एक डिस्टेंस बना ही रहता है। और ये डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस होता है 2 नैनोमीटर्स का, ठीक। 2 नैनोमीटर्स का। यहां इस स्ट्रैंड से इस स्ट्रैंड के बीच में दूरी शुरू से लेकर लास्ट तक बनी हुई होती है। अब 2 नैनोमीटर को अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख देंगे 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसी के साथ हमने डीएनए के सभी फीचर्स को यहां पर डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, या आपका कोई सजेशन हो जो यहां पर मिस हो रहा हो या कुछ गड़बड़ हो रही हो, तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक चीज यहां पर शुरू में गड़बड़ था जिसे मैंने यहां पर सही कर दिया और आपको भी बता दिया। यहां पर पॉलीपेप्टाइड लिख दिया था गलती से, मगर ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसीलिए इन स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, राइट। अब अगर एक चीज को ध्यान से देखा जाए, देखिए यहां तक सारे यूनिट्स को हमने समझ लिया, ठीक है। अगर क्विकली इस लास्ट वाले 2 फीचर्स के बारे में हम बात कर लें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से भी निकल कर आता है, और वो है कि देखिए इन दोनों से हमको डिस्टेंस, लेंथ, ये सब कुछ समझ में आता है। इस वाले पॉइंट से हमको ये समझ में आता है कि डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ऋणावेशित होता है डीएनए। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, अगर इन्हें ध्यान से देखें, इनफैक्ट इस वाले पॉइंट को अगर हम छोड़ भी दें, इस वाले पॉइंट से हमारे काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। वो क्या है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, एक ही स्ट्रैंड पर प्रेजेंट है, इनके बीच की डिस्टेंस होगी 0.34 नैनोमीटर, राइट। यही इनके बीच की डिस्टेंस होती है। अब हमको ये भी पता है कि पहले और 10वें न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 3.4 नैनोमीटर्स होगी।
अब यहां पर एक चीज और आपको बताने लायक है कि कुछ देशों ने, कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक प्रोजेक्ट कैरी आउट किया था और उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, इसमें ह्यूमन के, मानव की कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसमें कितने जीन्स पाए जाते हैं, इसकी रिसर्च की गई थी। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली वो 30,000 जीन्स के अराउंड आया था। अब इतने सारे तो जीन्स हो गए, मगर यहां पर यह बात करना जरूरी होगा कि जो डीएनए होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये हमें इसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे पता चलेगा, जिसको हम कहते हैं HGP। इसे डिटेल में हमें लास्ट में पढ़ना भी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें यह पता चला कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, और डीएनए में बने हुए होते हैं स्मॉल b स्मॉल p, इसे हम कहते हैं बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का मतलब क्या होता है, जब A T के साथ पेयर बनाता है या G C के साथ पेयर बनाता है तो इसे कहते हैं एक बेस पेयर, यह है दूसरा बेस पेयर। इस तरह से कुछ बेस पेयर्स होते हैं हमारे डीएनए में, जिससे हमें इसकी लेंथ निकालने में आसानी होगी। अब अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की जो लेंथ है वो 0.34 नैनोमीटर है। ठीक, अगर हमें पता चल जाए कि टोटल कितने बेस पेयर्स हैं या टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक स्ट्रैंड पर, तो हमें पता चल जाएगा कि डीएनए की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज अगर हम यहां पर देखें तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स पर डीएनए स्ट्रैंड, ठीक, इसको ये लिख सकते हैं, या टोटल बेस पेयर्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज हैं। एक स्ट्रैंड की बात करें तो उनपे टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड्स की बात करें तो बेस पेयर्स बनेंगे, तो टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं, ये दोनों सेम चीज हैं। तो कितने होते हैं ये हमें पता चल गया है कि ये होता है 6.4 इंटू 10⁻⁹ टोटल ये नंबर होता है। ये लगभग है, अप्रोक्सीमेट है, हर इंसान के अंदर इतना ही न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर होगा जरूरी नहीं है, मगर ऑन एन एवरेज इतना प्रेजेंट होता है, 6.4 इंटू 10⁻⁹। हमको पता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 nm है। ठीक, तो इतने न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कितना डिस्टेंस होगा, यही हमें निकालना है। तो हम इसको लिख देंगे 6.4 इंटू 10⁻⁹, जो कि ये है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिस्टेंस से, यानी 0.34। ठीक है, अब इसे हम नैनोमीटर में निकालेंगे, यहां पे जो लिखा हुआ है 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर से हम बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते, तो एक नैनोमीटर जो होता है दोस्तों, वो होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर्स। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं 1 इंटू ये 1 और ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो 10⁻⁹ है ये हो जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 1 इंटू 10⁻⁹, 1 गुणे 10 घाते -9 ऋण 9। ठीक है, ये 1 मीटर बराबर होता है। अब हमको ये मीटर में निकालना है तो इसी चीज से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहां पर 10⁻⁹, क्योंकि 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, तो यहां 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁻⁹ है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.34, ये अगर डिस्टेंस आप निकालेंगे तो ये आएगा 0.176 मीटर्स। अब तक ये नैनोमीटर में था, जैसे ही हमने इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया ये मीटर में बदल चुका है। अब इसे हम लिख सकते हैं लगभग 2.2 मीटर्स, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है उसकी लेंथ लगभग कितनी होती है, 2.2 मीटर्स लंबा होता है जो डीएनए होता है। अब इतना बड़ा डीएनए हमारे सेल के अंदर, जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, आप समझ सकते हैं कि 2 मीटर कितना लंबा डिस्टेंस होता है। इतनी लंबी कोई चीज हमारे सेल के अंदर
न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी सेल जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। उस केंद्रक के अंदर इतनी लंबी चीज रखी हुई है, तो इतनी लंबी चीज को बहुत छोटी सी जगह में रखने के लिए क्या किया गया होगा, इसी को हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग, राइट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा निकल कर आता है अगला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग, और इसे हम समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई हो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। Thank you very much for being with us. Keep watching, keep learning, and keep growing.